हेलो फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ अचीवर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहिनी वालिया एंड वेलकम बैक टू आवर यूजीसी नेट कॉमर्स 2026 सीरीज एंड विच इज़ बेस्ड ऑन 40 डेज फाउंडेशन मैराथन सीरीज। आज हमारी मैराथन का डे 4 है और आप लगातार क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं देन ट्रस्ट मी, आप अपनी प्रिपरेशन लेवल का एक अलग ही लेवल दे चुके हैं और उसका जो बेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है। यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए हम कंसिस्टेंसी, रिवीजन के साथ साथ जो आपका स्मार्ट प्रैक्टिस है उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो हमारी है वो पेपर 1 की डे 4 है, जिस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स जो बार बार यूजीसी नेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ जो हमारा बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जब आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो हमारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, जिससे जो डेली मैराथन क्लासेस हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी। So guys, without wasting any more time, let's start our powerful session with our first question, that is organizational communication is dash in nature। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बीच होने वाला कम्युनिकेशन। जैसे मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये अप्लाई किया जाएगा। जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली वर्क कर ही नहीं सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है वो एक अप्लाइड नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, इफ ऑल कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स इज ट्रू इन अ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन कोर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात की गई है, आपका ये एक सिलोग का क्वेश्चन है। सिलोग में आपको क्या कहा गया है कि ऑल कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सिलोग रेडी हो गया है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो ऑल होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है नो, और जो सम होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है सम नॉट। ठीक है, और ये जो ऑल और सम होता है ये आपकी एक पॉजिटिव फैमिली से होता है, और जो आपका नो और सम नॉट होता है ये आपकी नेगेटिव फैमिली से होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नो कॉलेज प्रोफेसर्स आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स। तो यहां पर आ गया है नो, यानी कि ऑल का जस्ट अपोजिट नो इज फॉल्स। यहां पर ये फॉल्स बता दिया गया है। अब स्टूडेंट यहां पर एक बात बताइए, सबसे पहले तो हमने या तो आधा स्क्वायर चौड़ा जो हो गया और 1 मीटर डिप हमने एक गड्ढा तैयार कर लिया। अब उसमें हमने क्या करना है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने गड्ढा तैयार करना, अब उसमें सबसे पहले हम ड्राई लीव्स डालेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया डी। तो डी से रिलेटेड आपकी क्या है
ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, तो बी और सी तो आपका गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद हम उसमें ड्राई लीव्स वगैरह डालते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद हम उसमें जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यानी कि जो किचन का वेस्टेज होता है, वो हम सब उसमें डाल देते हैं। डाल दिया, ठीक है, ये वाला काम भी हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, अब आपने देखा होगा कि जब भी उसमें हम खाद वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, उसमें छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर ऑफ वर्म्स इनटू द पिट। उस पिट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, और वो ही कीड़े क्या करते हैं, उस वेस्टेज को खाद में तैयार कर देते हैं। और उस खाद को हम क्या करते हैं, फिर वंस और ट्वाइस अ वीक हम उसमें खाद डालते रहते हैं, किसमें, अपने प्लांट्स में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका लास्ट होता है, यानी कि इसकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो गई है, DDEAC। नेक्स्ट की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास फिर से असर्शन और रीजन आ जाता है। फर्स्ट असर्शन आपको क्या कहता है, बॉटम एश जनरेटेड इनटू द बॉयलर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स आर मेजर कॉज ऑफ नियर बाय रिवर पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला है, असर्शन आपका क्या कहता है कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली बॉटम ऐश है और जो फ्लाई ऐश है, उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में जाकर उसको पोल्यूट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे बॉटम ऐश होते हैं, कि जो हमारा ये कह दीजिए भारी वाला जो ऐश होता है, ठीक है, या फिर जो फ्लाई ऐश होता है, ऐसा जो हवा में रह गया, ठीक है, वो दोनों टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो पानी में जाते ही उसको पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट रीजन आपका क्या कहता है, द हॉट वाटर जनरेटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट आर डिस्चार्ज इनटू द नियर बाय रिवर्स। यहाँ पर क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, रीजन आपको क्या कहता है कि जो हॉट वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि थर्मल पॉल्यूशन जो आपका होता है उसमें गर्म पानी जो होता है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको बहुत ज्यादा उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है, यानी कि ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दोनों चीजें आपकी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन यहाँ पर असर्शन में बात जो की जा रही है वो आपकी की जा रही है बॉटम ऐश पॉल्यूशन की, और जो रीजन में बात की जा रही है वो है हॉट वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पर बात दोनों अलग अलग हो गई है ना, यानी कि रीजन जो है वो असर्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका स्टेटमेंट 1, यू कैन क्रिएट फोल्डर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल्स। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी ईमेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अपनी बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2 कहती है यू कैन ऐड अटैचमेंट ऑफ एनी फाइल साइज टू एन ईमेल। नहीं, हम कितने भी साइज की फाइल को अटैच नहीं कर सकते हैं ईमेल के साथ। इसमें कुछ एक प्रॉपर आपका एडजस्टमेंट रहता है, यस, इसमें 50 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइल साइज का आपके पास क्राइटेरिया होता है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाती है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट है with reference to Likert type scale the correct set of options include। यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स आपके Likert स्केल, Likert टाइप स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो Likert टाइप स्केल कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट अ पैनल ऑफ जजेस। यहाँ पर अगर हम बात करें Likert टाइप स्केल की, तो यहाँ पर किसी भी पैनल की जरूरत नहीं है जजेस के, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको कोई भी जजमेंट पास करने के लिए आपको किसी पैनल की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको किसी जूरी को बिठाने की जरूरत नहीं होती, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है Likert टाइप स्केल्स आर नॉट कंसीडर्ड रिलायबल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो Likert स्केल होता है वो जनरली रिलायबल माना जाता है और रिसर्चर्स के लिए ये उनकी रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है Likert टाइप स्केल टेक मोर टाइम टू कंस्ट्रक्ट। नहीं, Likert टाइप स्केल तो आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है और
लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है ईच स्टेटमेंट इन लिकर्ट टाइप स्केल इज गिवन एन एम्पिरिकल टेस्ट फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी। यहाँ पर क्या कहा गया है, इट्स कंपैरेटिवली इजी एंड टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, लेकिन साथ साथ जो आपका लिकर्ट स्केल है उसमें स्टेटमेंट्स को जो टेस्ट किया जाता है वे रिस्पोंडेंट्स के एटीट्यूड को एफिशिएंटली और मतलब उनको डिफरेंशिएट कर पाता है। ये यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो लिकर्ट स्केल है आपका, उसमें आपका जो स्टेटमेंट है वो जो टेस्ट एनालाइज कर रहा है, यानी कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स के एटीट्यूड को वो टेस्ट कर रहा है, वो इफेक्टिवली उनको डिफरेंशिएट कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी उनके अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लिकर्ट टाइप स्केल कैन बी यूज्ड इन रिस्पोंडेंट सेंटर्ड स्टडीज। यस, यह रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड को मेजर करने के लिए होता है, इसलिए रिस्पोंडेंट सेंटर स्टडीज में ये हेल्पफुल भी होता है, तो इसलिए ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। तो हियर योर ऑप्शन ए, डी एंड ई, दैट इज 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट आता है अंडर विच इनिशिएटिव every student in the country will participate in a fun project activity on the languages of India sometime in grade 6 to 8। यहाँ पर क्या बात की जा रही है स्टूडेंट, आपको पता होगा आपकी न्यू पॉलिसी आई है, दैट इज NEP 2010। आई गेस कि आपकी 2020 है ना, 2020 NEP यानी कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको क्या कहती है, यहाँ पर आपके लिए एक इनिशिएट लिया गया है कि जो आपकी क्लास 6 से जो क्लास 8 तक के आपके बच्चे हैं उनके साथ आपको डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस पर, यानी कि लैंग्वेजेस पर, और साथ साथ आपके कल्चरल जो यूनिटी होती है उसको प्रमोट करने के लिए आपको कुछ फन प्रोजेक्ट्स करने हैं, जिससे आपको क्या होगा, आपको कल्चरल एक्टिविटी का बारे में पता चलेगा, यानी कि डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, और साथ साथ हमारी इंडिया में यूज होने वाली डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये जो आपकी स्कीम है ये आपके लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए और साथ साथ आपकी कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए किया गया है, और ये आपका शुरुआत हुई है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास फिर से 2 स्टेटमेंट आ गई है। स्टेटमेंट 1 कहता है it is not desirable to have all the interest areas around the outside of the classroom leaving a large dead space in the middle। अब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये आपका पूरा का पूरा कमरा है और यहाँ पर आपने सिटिंग एरिया रखा है, ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कि बीच में आपको स्पेस यहाँ पर क्या करना है, ये खाली छोड़ देना है। तो उन्होंने बोला है कि ये आपका डिजायरेबल नहीं है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। क्यों? एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर आपके आज पूरी क्लासरूम में साइड में तो आपने चेयर्स लगा दी हैं, बीच में आपका पूरा स्पेस खाली है, ठीक है, तो क्या टीचर आपके साथ एप्रोप्रिएट वे में कम्युनिकेट कर सकता है? क्या वो एक बिल्कुल सही एनवायरनमेंट आपका कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगी। दूसरा, अगर मैं इधर बात कर रही हूँ तो पीछे वाले बच्चे क्या होंगे, उनको वो समझ में नहीं आएगा, इधर करेंगे तो इधर के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका एप्रोप्रिएट क्लासरूम तब रहेगा जब आप बीच के एरिया को भी यूटिलाइज करते हुए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आप अपनी कम्युनिकेशन रखें, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नोट का यूज किया गया है। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? इट इज नॉट डिजायरेबल टू पुट बुक शेल्फ नेक्स्ट टू द रीडिंग एरिया एंड गेम्स इक्विपमेंट बाय द गेम टेबल। क्यों भाई? एक बात बताइए, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, अगर इस एरिया में आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका बुक शेल्फ होना जरूरी है, और अगर इस एरिया में आप खेल रहे हैं तो यहाँ पर आपके गेम टेबल होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, जहां पर आप जिस चीज को कर रहे हैं उसके पास वही चीज तो होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर ये नॉट डिजायरेबल आ गया इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात की गई है स्टूडेंट स्टेटमेंट 1, फिर से आपके पास स्टेटमेंट्स आ गई है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? द फिजिकल कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी टेंजिबल। स्टूडेंट यहाँ पर बात की गई है फिजिकल कंटेक्स्ट की, तो फिजिकल कंटेक्स्ट का मतलब यहाँ पर फिजिकल कम्युनिकेशन से किया गया है,
और फिजिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आप किस वे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस सेंस में आप बात कर रहे हैं, किस चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फिजिकल कंटेक्स्ट। और जब भी हम फिजिकल कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो टेंजिबल होना जरूरी है, जिसको हम टच कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड, तो आई कैन टच दिस बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज टेंजिबल, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात की गई है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है द टेम्पोरल कंटेक्स्ट ऑफ मैसेज डील विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो जो आपके यहाँ पर टेम्पोरल कंटेक्स्ट होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं, बेस होते हैं टाइम पर, ठीक है। यानी कि आपका कम्युनिकेशन कब हुआ, किस ऑर्डर में हुआ, किस टाइम पर किया गया, क्यों किया गया, तो ये सब आपके कहाँ पे आते हैं, इट डील्स विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बिल्कुल एक सीक्वेंस देखी जाती है आपकी इवेंट्स की, वो कब हो रही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट आता है द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया कल्चर डबल एवरी 2 मिनट, ठीक है। हमारे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पॉपुलेशन हो रही है बैक्टीरियाज की जो हर दूसरे मिनट में डबल हो रही है। तो हमें ये देखना है कि वो उसको कितने मिनट लगेंगे कि वो 1 से 1024 तक पहुंच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम उनके करेंगे फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स किस केस में करेंगे हम, डबल, क्योंकि डबल की बात की जा रही है ना, तो 2 से हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले 1024 के हम यहाँ पर फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 से करना है क्योंकि डबल किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से करेंगे। 2 से करेंगे 2 5 जा 1 2, अगेन विद 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12, अगेन 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, अगेन 2 2 6 जा 12 and 2 4 जा 8, again 2 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, again 2 16, again 2 8, again 2 4, again 2 2, again 2 1, ठीक है। यहाँ पर ये सब आपके फैक्टर्स हो गए। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 के कितने टाइम फैक्टर्स हो रहे हैं, कि 2 की कितना पावर बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये टू द पावर ऑफ 10 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1024 होने के लिए उनको 2 टाइम्स होने के लिए, यानी कि डबल होने के लिए उनको 10 मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कि अगर वो हर दूसरे मिनट में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 से उनको अगर 1024 तक पहुंचना है तो उनको क्या करना होगा, 2 टाइम्स होना पड़ेगा 10 की, यानी कि उनको 20 मिनट्स की नीड होगी। क्यों, क्योंकि वो हर 2 मिनट में डबल हो रहे हैं, हर 2 मिनट में डबल हो रहे हैं, और वो एक बार में कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। यानी कि 1 मिनट में अगर वो 10 टाइम्स हो रहे हैं तो उनको 2 टाइम्स हो रहे हैं तो उनको 10 मिनट में होने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, यानी कि 220 मिनट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट उन्होंने बोला स्टूडेंट, फिर से आपके पास स्टेटमेंट्स आ गए हैं, आज कितनी सारी स्टेटमेंट आ रही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोलता है अ फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद अ कॉमन फैक्टर। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पर बोले 16 डिवाइड बाय 20, ये आपका एक फ्रैक्शन है और मुझे इसको लोवेस्ट फॉर्म में आना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर हम यहाँ पे 4 से कट कर देते हैं, 4 4 जा 4 5 जा, यानी कि ये क्या हो गया, इसका लोवेस्ट फॉर्म आ गया है। क्यों, क्योंकि हमने इसको 4 से डिवाइड किया है, 4 क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो लोवेस्ट फॉर्म में आ जाता है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही कहती है। स्टेटमेंट 2 कहता है टू फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड by comparing their numerator if their denominators are equal। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1/5 and 4/5, तो हम यहाँ पर इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं इनके न्यूमिनेटर से। क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल हैं कि 4 बड़ा है,
बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाती है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द अप्रोचेस टू असेसमेंट दैट रिक्वायर परफॉर्मेंस इन कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें यहाँ पर अप्रोच टू असेसमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले इनकी सबके देख लेते हैं कि हमें अप्रोच टू असेसमेंट हमारा कौन कौन सा है। सबसे पहले बात करें प्राइमरिंग की। प्राइमरिंग क्या होता है स्टूडेंट, ये एक असेसमेंट अप्रोच नहीं होती बल्कि एक साइकोलॉजिकल लर्निंग टेक्निक होती है। तो यहाँ पर ये प्राइमरिंग तो आपकी गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स अगर पोर्टफोलियोज की, तो पोर्टफोलियोज होता है आपके जो स्टूडेंट्स के वर्क कलेक्शन के थ्रू उनको परफॉर्मेंस एक्सेस करता है। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके वर्क कलेक्शन को हम इकट्ठा करके उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनालाइज ही किया जा रहा है, उनकी अप्रोच की जा रही है उनकी असेसमेंट को। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स थिंक पेयर शेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है, थिंक पेयर शेयर हो रहा है। ये जो होता है मेनली टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। यहाँ पर टीचर जो होता है वो बच्चों के साथ कैसे सिखा रहा है उनको, उसकी असेसमेंट अप्रोच ये वाली होती है, बल्कि ये हमारी यहाँ पर असेसमेंट अप्रोच नहीं हो रही, यहाँ पर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखा जा रहा है। तो ये हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जीबिशन। एग्जीबिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग या फिर परफॉर्मेंस को कंटेक्स्ट में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है उसी कंटेक्स्ट में वो अपनी परफॉर्मेंस को या फिर अपनी लर्निंग को प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है टोकन रीइंफोर्समेंट। टोकन रीइंफोर्समेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पर असेसमेंट कुछ नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी एंड डी will be the right answer. Next another types of communication distance on a continuum of anthnocentrum in sequence are. यहाँ पर अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक हमें उनकी सीक्वेंस सेट करनी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें, सबके पहले मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे पहला आता है आपका इनडिफरेंस। इनडिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, इनडिफरेंस की अगर हम बात करें तो जब भी कोई गणना, जब भी कोई कैलकुलेशन या फिर कोई खास कंसर्न नहीं होता है किसी भी चीज को लेके, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट्स जस्ट मतलब कोई खास ना होना, कोई खास बात ना होना, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अवॉइड कर देना, यानी कि उससे दूरी बना लेना, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने दूरी बना ली है। नेक्स्ट आता है डिस्पैरेजमेंट। डिस्पैरेजमेंट का मतलब क्या होता है, जब दूसरों को नीचा दिखाया जाता है। यहाँ पर हम क्या किया जा रहा है, डिस्पैरेजमेंट में हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सभी को समान रूप से देखना। नेक्स्ट आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यहाँ क्या हो जाती है स्टूडेंट, जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। कि जो वो कहना चाह रहा है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस सेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताइए मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको क्या लग रहा है, कोई खास बात ना होना, न्यूट्रल है ये तो, ठीक है। दूरी बनाना, मैं उससे दूर जा रहा हूँ। दूसरों को नीचे दिखाना सबसे ज्यादा गलत, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये मॉडरेट है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल है, यानी कि ये 0 हो गया और ये बिल्कुल -1 हो गया, ठीक है। इक्वालिटी की बात करें तो ये हमारा +1 है। अवॉइडेंस क्या हो गया, ये हमारा मिडिल में आ रहा है, यानी कि 0 से -1 के बीच में आ रहा है। सेंसिटिविटी दूसरों को समझने की कोशिश करना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1 से 0 के बीच में लाएगा,
समझ में आ गया ये वाली चीज। तो अब अगर हमें इसकी एक सीक्वेंस सेट करनी है तो हम इसको कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? इक्वालिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी? सेंसिटिविटी आ जाएगी। उसके बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद हमारा आएगा न्यूट्रल होना यानी कि इंडिफरेंस। उसके बाद क्या आएगा? अवॉइडेंस। और लास्ट आपका क्या आएगा? डिस्पैरेजमेंट। तो ये एक आपकी प्रॉपर सीक्वेंस बन जाती है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी? स्टूडेंट अगर हम बात करें सबसे पहले फॉलन ऑफ एम्बिग्यूटी की, तो ये होता क्या है? जब भी किसी लैंग्वेज या फिर वर्ड को कंफ्यूजिंग मीनिंग की वजह से उसका कंक्लूजन गलत निकाल लिया जाए, ठीक है। जैसे मैंने कोई बात कही, अब आपने उस बात को या फिर उस लैंग्वेज को आप सही तरीके से समझ नहीं पाए, उसको आप कंक्लूड नहीं कर पाए, तो उससे आपने क्या किया? कंफ्यूजन की वजह से आपने उसका गलत सॉल्यूशन इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया? इस वजह से जो हमारा मतलब है वो बिल्कुल ही बदल गया। तो अब इस चीज को क्या करेंगे? अब इस चीज को हम यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा वो नहीं है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब एक ही वर्ड को अलग अलग मीनिंग के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पीके, तो पीके मूवी में उन्होंने क्या कहा? एक शब्द अच्छा, तो उन्होंने अच्छा शब्द को कितनी तरीके से बताया? अच्छा, 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 अच्छा। तो कितने तरीके से हमने इस चीज को देखा? तो एक ही वर्ड को हमने अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीनिंग में, अलग अलग वे में हमने इसको यूज किया, ठीक है। तो ये तो उसके साथ बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद आता है एम्फीबोली। एम्फीबोली हमारा क्या होता है? जब हम सेंटेंस का मीनिंग हमें क्लियर ना हो, अगर आपको पता ही नहीं है मैंने क्या कहा, तो आप उसका क्या करोगे? मिसएप्रोप्रिएशन ही निकालोगे, उसका मतलब गलत ही निकालोगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद होता है एसिड। एसिड क्या हो गया? जब किसी भी चीज पे जोर डालने के बाद उस बात का मतलब बदल जाए। जैसे कि मैंने नहीं कहा कि इसका क्या मतलब था, या मैंने नहीं कहा इस बात का क्या मतलब था। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने जिस बात पे जोर डाला उसी बात का मतलब बदल दिया। यानी कि एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पर फोर्स डाल देती हूँ, एम्फसाइज कर देती हूँ, तो वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ये भी हमारा एसिड है, ठीक है। लास्ट आता है आपका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है जब हम किसी जनरल रूल को हर किसी सिचुएशन में अप्लाई कर देते हैं, ब्लाइंडली अप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे कोई भी मैंने एक जनरल स्टेटमेंट बोली, उसको मैंने कहीं पे भी लगा दी, जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस। अरे भाई मतलब ही नहीं कुछ पता है, क्यों? क्योंकि मेरे कहने का वो मतलब है ही नहीं। तो ये क्या है? इट्स एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट आपका फॉलन एम्बिग्यूटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका एक्सीडेंट अलग आंसर में आ जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपकी बात की गई है नेक्स्ट पर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कंटेन्स एक्सक्लूसिवली द साउंड फाइल फॉर्मेट एप्रोप्रिएट फॉर वेब डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको सही तरीके से बताना है कि जो आपका फाइल फॉर्मेट है वो कंटेन कर रहा है एक्सक्लूसिवली कौन से वाला? साउंड फाइल फॉर्मेट का होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें पता ही होता है कि जो हमारा WMV है ये हमारा ऑडियो का ये हमारा फाइल फॉर्मेट होता है, लेकिन ये हमारा ऑडियो का नहीं होता है, ना ही ऑडियो का होता है, ना ही वीडियो का होता है। वे की बात करें तो इट्स अ ऑडियो फाइल फॉर्मेट। AVI भी नहीं होता है आपका, MOV भी नहीं होता है, MP3 तो सबको पता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन B एंड E विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आ गई है आपकी लिस्ट A एंड लिस्ट B, यहाँ पर फिर से मैचिंग आ गई है आपकी। तो फर्स्ट लिस्ट आपकी क्या बताती है? आपकी टाइप्स ऑफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, और लिस्ट B आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट पब्लिक स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो वो किस चीज से आपका रिलेट करेगा? इट्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या क्रिएट करता है? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप क्या करता है? अगर मैं लीडर हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? यहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट आएगा सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया? कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्रेडिबल पर्सन को, ठीक है। क्रेडिबल पर्सन यानी कि अपने अंदर के व्यक्तित्व को निखारते हुए, तो ये आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरव्यूइंग।
इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? टू गेन इन्फॉर्मेशन। किसी भी व्यक्ति से अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी फीचर्स क्रिएट हो गई, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग आपका यानी कि ए का 2 हो जाता है। तो ए का 2 यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आपके सही बैठे, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग लर्नर्स इन्वॉल्व। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल की। हम लर्नर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे फ्लो करें, लेकिन हाँ अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप अगर आप कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कभी जल्दी से इंक्रीज नहीं होती है। कब इंक्रीज हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल? जब आप वर्टिकली यानी कि आमने सामने बैठ के अगर आप किसी से सही से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज। नहीं, जब भी आप अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपके लिए यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लॉजिकली आर्गुमेंट करना। लॉजिकल स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी भी चीज पर डिबेट करते हैं, लॉजिकली डिबेट करते हैं, लॉजिकली आर्गुमेंट करते हैं, तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ डाउट्स। बिल्कुल सही बात है, अगर मुझे किसी चीज पर डाउट है और अगर मैं उस डाउट को अपने तक रख ली तो वो मेरा कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा बल्कि और उसको डिमोटिवेट करेगा। लेकिन अगर मैं उसको शेयर कर रही हूँ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ और वो मेरे डाउट को क्लियर कर रहा है, तो यहाँ पर मेरी नॉलेज इंक्रीज होगी, और नॉलेज इंक्रीज होगी तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो मेरा कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। स्टूडेंट, अगर मुझे पता है कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के सामने अपनी बात रख रही हूँ, उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मेरी बात को सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहता है। अब एक बात बताइए, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ और वो सामने वाला अपने फोन में लग रहा है, तो व्हाट आई सी, मैं क्या यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या मैं एक एग्जामिन कर रही हूँ कि उस व्यक्ति को मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पर अगर मैं उससे बात करने के लिए बैठी हूँ, उसने फोन उठा के अपना साइड में रख दिया और वो मुझसे बात कर रहा है, तो व्हाट आई फील कि ही इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी को। ठीक है, तो ये सब मेरे कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए नीडफुल होते हैं। तो हियर ऑप्शन सी, डी एंड ई, दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट आपका स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी कॉज्ड ड्यू टू हजार्डस वेस्ट इज नॉट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। स्टूडेंट, यहाँ पे बात की जा रही है क्रोनिक टॉक्सिसिटी की। क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है कि जब हम एक बड़ा विस्फोट होने की वजह से हमारे यहाँ पर कोई हजार्डस चेंज आया है, ठीक है, अब उस हजार्डस चेंज को, हजार्डस वेस्ट जो हमारे यहाँ पे हुआ है, उसको एकदम से डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। इसने कहा इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है। नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली चीज क्या होती है, इसके जो कॉजेज एंड इफेक्ट्स हुए हैं हमारी लाइफ पर, वो बहुत लंबे समय में होते हैं, और दूसरा क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में आपके ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे अगर आपके यहाँ पर कोई भी विस्फोट किया जाए, या फिर जैसे आपको पता ही है कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, वॉर्स क्रिएट हो रही है, तो उस वजह से क्या है, अगर कहीं पर भी कोई भी एटॉम या फिर कोई भी परमाणु बम छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहां पर वैसे छोड़ा ना जाए, कभी ना छोड़ा जाए, लेकिन अगर छोड़ा जाता है तो उससे क्या होगा, वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं पर उसका प्रभाव बहुत सालों के बाद पता चलेगा। तो वो जो पता चलेगा बहुत सालों के बाद, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको डिटरमाइन करना। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको वहां पे इवेल्युएशन करना होगा, लोगों के ऊपर एग्जामिनेशन करना होगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन दैट इफेक्ट। ठीक है, तो ये इजी नहीं होता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोनिक इफेक्ट मे बी सीन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन। नहीं, एकदम विस्फोट हुआ और एकदम से आपको रिजल्ट दिखाई दे, नहीं, बहुत सालों के बाद आपको इस चीज के बारे में पता चलता है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हियर। नेक्स्ट आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल रिपोजिटरी
of high quality resources on foundational literacy and numeracy. स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है जो आपका नेशनल रिपोजिटरी है हाई क्वालिटी रिसोर्सेज की, वो आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उससे रिलेटेड जितने भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, हाई क्वालिटी जो रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, उसका नेशनल रिपोजिटरी कहाँ पर आपको इजीली मिल जाता है, दैट इज दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये हमारी एक ऐसी व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ की है, हमें प्रोवाइड कराई है, जहां पर हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी के इजी नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डे 4 की वीडियो जो हमारे पेपर 1 पर बेस्ड है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगी और आपको हमारे साथ पढ़ने में, इंटरेक्ट होने में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपना प्यार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।